Today we are going to discuss about the nuclear reactions and types of nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी बेसिक्स क्या होती है और साथ ही साथ उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस. जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर फास्ट हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को फॉल करवाते हैं तो उस एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी और कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है और जो प्रोडक्ट बनती है उसकी एनर्जी और कंपोजिशन रिएक्टेंट साइड से बिल्कुल डिफरेंट होती है और साथ ही साथ हमें कोई ना कोई आउटगोइंग पार्टिकल भी मिलता है. वो प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है और अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए अब हमें चाहिए क्या होगा, ऐसी कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होंगी. न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए हमें एक टारगेट मटेरियल चाहिए होगा जो कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो सकता है. उसके ऊपर हमें बम्बार्ड करवाना होगा एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल. अब जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स में हम प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल भी कह सकते हैं. मतलब कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल और इंसिडेंट पार्टिकल ये क्या हैं, ये तीनों एक ही चीज़ हैं. तो होगा क्या, जब हम टारगेट न्यूक्लियस और पार्टिकल को आपस में टकराएंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगी और साथ ही साथ हमें कोई ना कोई आउटगोइंग पार्टिकल भी मिल सकता है. पहला न्यूक्लियर रिएक्शंस 1919 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने लेबोरेटरी में करवाया था. रदरफोर्ड ने क्या किया कि उसने नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को कन्वर्ट कर दिया था ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में और साथ ही साथ उन्होंने हमें प्रोटॉन भी प्रोड्यूस करके दिखाए. लेट अस डिस्कस व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस. A nuclear reaction is a process which brings about change in composition and energy of a nucleus of atom by bombarding it with certain fast moving particles. न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि हम जब कोई प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलती हैं उसकी एनर्जी और कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होती है रिएक्ट करने वाले न्यूक्लियस से. The bombarding particle may be alpha, beta और gamma rays obtained from the radioactive substance. अब जो हम पार्टिकल बम्बार्ड करवा रहे हैं वो अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गामा भी हो सकता है. और ये जो सारे अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिलती हैं. और मे बी एक्सेलरेटेड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एट्सेट्रा. और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं, दीज आर बम्बार्डिंग पार्टिकल्स. लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1919 कैरिड आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन द लेबोरेटरी. 1919 में किसने ये फर्स्ट टाइम रिएक्शन करवाया था, रदरफोर्ड ने. ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल ऑन अ नाइट्रोजन. उसने क्या किया कि नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया एंड शोड प्रोटॉन आर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन. और उसने जो आउटगोइंग पार्टिकल इसमें हमें दिया वो था प्रोटॉन. ये नीचे इक्वेशन लिखी है, दैट इज़ N714. ये एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है. जब उस पर बम्बार्ड करवाया हीलियम-24. अब हीलियम-24 लिखा है, ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो दरअसल हीलियम के ही न्यूक्लियाई होते हैं, दैट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. जब नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम को बम्बार्ड करवाया तो जो हमारी प्रोडक्ट साइड थी उसमें हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला और जो आउटगोइंग पार्टिकल था वो प्रोटॉन मिला. दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन दैट वाज इंड्यूस्ड बाय रदरफोर्ड इन 1919. अब देखें, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हमें उसके जनरल रिप्रेजेंटेशन का पता होता है. जब हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हम करते थे, एक्स जी ए. उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते थे. जहाँ जहाँ न्यूक्लियस का यूज़ होता था तो ये इसका क्या थी, जनरल रिप्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करते थे. अब हमने एक न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया है
न्यूक्लियर रिएक्शन करवा लिया है, लेकिन हम उसको लिखेंगे किस तरह, उसकी रिटर्न फॉर्म क्या होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि हम देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, कि हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन जनरल अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस एक्स, जब ये रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट साइड पे क्या मिला, वाई प्लस बी। अब यहाँ ए एक्स वाई बी का क्या मतलब है, ए इज़ अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, एक्स इज़ अ टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे ए जो हमारा होगा वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा और एक्स जो होगा वो टारगेट न्यूक्लियस होगा। और जो हमें प्रोडक्ट साइड पे वाई प्लस बी मिल रहे हैं वो क्या हैं, वाई इज़ अ प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड बी इज़ आउटगोइंग पार्टिकल। यानी वाई हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा जो रिएक्शन के बाद मिलेगा, और जो बी हमारा होगा वो होगा आउटगोइंग पार्टिकल। इन शॉर्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है ए प्लस एक्स देन प्रोडक्ट साइड पे वाई प्लस बी, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, एक्स उसके बाद ब्रैकेट ए बी इंटू वाई। अब इसका क्या मतलब है, हेयर एक्स स्टैंड फॉर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, देन ए स्टैंड फॉर एक्स स्टैंड फॉर टारगेट न्यूक्लियस, ए स्टैंड फॉर projectile particle and B stand for outgoing particle and Y stand for product nucleus. This is the general representation of a nuclear reaction in short form. और अब से ऑनवर्ड जब भी हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं तो हम यही जो ऊपर इक्वेशन लिखी जनरल रिप्रेजेंटेशन और शॉर्ट फॉर्म इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इलास्टिक स्कैटरिंग। जो हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे डेट इज़ इलास्टिक स्कैटरिंग। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड करवाया था। तो हमने देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस से टकराने के बाद बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी की थी। इसमें क्या हुआ, जब हमने गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया तो वो टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो गए, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड पे हमारा न्यूक्लियस था वो गोल्ड फॉइल ही रहा, और साथ ही साथ जो आउटगोइंग पार्टिकल था वो भी हमारा अल्फ़ा पार्टिकल ही रहा। मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट साइड पे गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, प्रोडक्ट साइड पर भी अल्फ़ा पार्टिकल्स और वही गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस रहा। इलास्टिक स्कैटरिंग में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। जो बेसिक्स है इलास्टिक स्कैटरिंग के वो क्या है कि इसमें कोई किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेक्टाइल है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग दैट नो लॉस इन द एनर्जी एंड रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। जो हमारे पास चीज़ें रिएक्टेंट साइड पे होती हैं आफ्टर द रिएक्शन वही चीज़ें हमें प्रोडक्ट साइड पे मिलती हैं, और साथ ही साथ कोई एनर्जी में लॉस नहीं होता। डैट इज़ द इलास्टिक स्कैटरिंग। इसको हम क्या कहेंगे, डैट इज़ इलास्टिक स्कैटरिंग। In this reaction, the projectile particle strike the target nucleus and leaves without any loss in the energy. इस रिएक्शन में जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, कोई किसी किस्म का एनर्जी में लॉस नहीं आएगा। बट इन जनरल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, जो पार्टिकल हमने बम्बार्ड करवाया था उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। The most familiar example of elastic scattering of alpha particle from thin gold foil। अब सबसे जो मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल है जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो कौन सी है, वो रदरफोर्ड की वही रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही है, जो हमने डिस्कस भी किया कि उसमें क्या होता है। जो चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे होती है
जो रिएक्टेंट साइड पे होती है वही चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे आती है, और साथ ही साथ कोई एनर्जी में लॉस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज होती है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करते हैं गोल्ड फॉइल के, तो क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, लेट्स शो। ये देखें किस तरह अल्फ़ा पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दिस इज़ द रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसकी इक्वेशन क्या है, हमने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया कि उसने गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के ऊपर जब हीलियम मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया, तो जो प्रोडक्ट साइड पे थे वही गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस रहा, और साथ में वही अल्फ़ा पार्टिकल्स रहे। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। दिस इज़ द इलास्टिक स्कैटरिंग। अब उसी रिएक्शन को हम जनरल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, पहले देखते हैं उसको वैसे किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। a प्लस एक्स आफ्टर द रिएक्शंस y प्लस बी, ये हम रिप्रेजेंटेशन पीछे डिस्कस करके आए। अब इलास्टिक स्कैटरिंग को शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है, इन शॉर्ट x देन ब्रैकेट देन a देन ब्रैकेट देन x। अब यहाँ जो फर्स्ट एक्स है, दिस इज स्टैंड फॉर टारगेट न्यूक्लियस, ए स्टैंड फॉर स्मॉल ए, फर्स्ट स्मॉल ए स्टैंड फॉर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर आउटगोइंग पार्टिकल, एंड नेक्स्ट एक्स स्टैंड फॉर प्रोडक्ट न्यूक्लियस। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा न्यूक्लियस रिएक्टेंट साइड पे था वही सेम रहा हमारा प्रोडक्ट साइड पे, और साथ ही साथ जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था वो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। तो जब हमारा रिएक्शन हुआ तो वो प्रोडक्ट साइड पे भी जो आउटगोइंग पार्टिकल्स थे वो भी हमारे क्या रहे, अल्फ़ा पार्टिकल्स ही रहे। सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज हुई, कोई किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं हुआ। जो चीज़ रिएक्टेंट साइड पे थी वही प्रोडक्ट साइड पे आई। दिस इज़ कॉल्ड द इलास्टिक स्कैटरिंग। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज़ द इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होगा, इलास्टिक स्कैटरिंग में तो हमने कहा कि कोई किसी किस्म का एनर्जी लॉस नहीं आता, जो चीज़ रिएक्टेंट साइड पे होती है वही चीज़ प्रोडक्ट साइड पे भी मिलती है। अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होगा, इसमें जब टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर हम प्रोजेक्टाइल मीन इंसिडेंट पार्टिकल को फॉल करवाते हैं, तो जो टारगेट न्यूक्लियस होगा वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की कुछ काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस होगा वो फिर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, और फिर जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की होगी उस एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, अब पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में गया तो वापस ग्राउंड स्टेट में क्यों आया, क्योंकि हमें पता है जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी जो लाइफ टाइम होती है डेट इज़ वेरी स्मॉल, डेट इज़ 10⁻⁻8 सेकेंड। तो जब जो हमारा एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा जब वो अपनी लाइफ टाइम को कंप्लीट करेगा एक्साइटेड स्टेट में, देन इट रिटर्न्स बैक टूवर्ड दिस ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो वो जो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितनी एनर्जी उसने ऑब्जर्व की होगी उस एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करना स्टार्ट करेगा। और वो जो एनर्जी को इमिट करेगा वो किस फॉर्म में होगी, वो एनर्जी जो इमिट करेगा वो होगी गैमा रेज के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रोजेक्टाइल की एनर्जी कंजर्व नहीं रही, क्योंकि टारगेट न्यूक्लियस ने क्या किया, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था उसकी कुछ न कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होगा, और ये हमारी होती इन लास्टिंग स्कैटरिंग। इसमें भी क्या होगा कि जो हमारी पार्टिकल्स हैं, जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसकी एनर्जी में लॉस लाजमी आएगा। In this type of nuclear reaction, kinetic energy of projectile particle does not remain conserved. इस रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। कैसे, अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज टेकन बाय द टारगेट न्यूक्लियस।
प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी को हमारा टारगेट न्यूक्लियस क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, विच एज ए रिजल्ट बिकम एक्साइटेड, और वो क्या एक्साइटेड हो जाएगा टू हायर एनर्जी स्टेट, और अपनी हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चला जाएगा। देन इट कम्स बैक टुवर्ड्स दिस ग्राउंड स्टेट बाय रेडिएटिंग एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज, और फिर जब वो एक्साइटेड स्टेट से क्या करेगा, अपने लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, तो जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की होगी वो उसको गैमा रेज की फॉर्म में इमिट कर देगा। अब उसके देखते हैं एग्जाम्पल, इन इलास्टिक स्कैटरिंग की एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम लिथियम पे प्रोटॉन को फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, जो लिथियम होता है वो प्रोटॉन की कुछ एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ, जो लिथियम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और जो आउटगोइंग पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए आया वो हमारे पास प्रोटॉन ही था। सेकेंड इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो हमारा लिथियम है एक्साइटेड स्टेट में गया है, फिर वो अपने लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, और जब वो अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो क्या इमिट करेगा, गैमा रेज। तो क्या हुआ है, जो हमारा लिथियम था उसने क्या किया है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्टाइल है उसके एनर्जी में लॉस आया है। दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक स्कैटरिंग। नेक्स्ट है जी थर्ड टाइप, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन क्या होती है। अब जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है वो इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग दोनों से क्या है, रिवर्स है। किस तरह से, हमने देखा जब इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी में कोई लॉस नहीं आ रहा था, प्रोजेक्टाइल की एनर्जी कंजर्व ही रहती थी, लेकिन इन इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी में लॉस आता है, लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों केस में सेम ही रहती हैं। जो चीज़ हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे थी वही चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट साइड्स में भी आती हैं। अब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, इलास्टिक स्कैटरिंग में तो कोई एनर्जी में नहीं लॉस आया, इन इलास्टिक स्कैटरिंग में प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी में लॉस आया है, लेकिन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों क्या रही, सेम ही रही। अब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो प्रोजेक्टाइल होगा वो पूरा का पूरा क्या करेगा, टारगेट न्यूक्लियस उसको ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब ये कि जब हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर प्रोजेक्टाइल को फॉल करवाते हैं तो प्रोजेक्टाइल की एनर्जी सारी की सारी टारगेट न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है, और जो प्रोडक्ट में हमें न्यूक्लियस मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो आउटगोइंग पार्टिकल मिलेगा डेट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारी है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस होता है वो प्रोजेक्टाइल को पूरे के पूरे को ऑब्जर्व कर लेता है, और जो हमारे प्रोडक्ट साइड पे हमें चीज़ मिलती है, न्यूक्लियस मिलता है, जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस होता है और आउटगोइंग पार्टिकल होता है वो रिएक्टेंट साइड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। In this type of nuclear reaction, on striking the target nucleus, the projectile particle is observed. इस रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे ही हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करवाएंगे तो टारगेट न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, एंड डिफरेंट आउटगोइंग पार्टिकल आर इजेक्टेड, और हमें डिफरेंट किस्म के आउटगोइंग पार्टिकल्स भी मिलेंगे। द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस, और जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा डेट इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। अब हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में किस तरह कि जब हम नाइट्रोजन के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाते हैं तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा अल्फ़ा पार्टिकल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और हमें पता है अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीज आर दी न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम H2 4। 2 इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस सारे को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, और फिर क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्ट साइड पे मिलेंगी वो ऑक्सीजन होगा, और साथ जो आउटगोइंग पार्टिकल हमें मिलेगा डेट इज़ प्रोटॉन। एंड दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन डेट इज़ डन बाय रदरफोर्ड इन 1919। ठीक है, तो क्या ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के जिसमें हमारी रिएक्टेंट साइड थी वो पूरी की पूरी डिफरेंट आई इन प्रोडक्ट साइड पे। जो प्रोडक्ट बनी थी, जो प्रोडक्ट में हमारा न्यूक्लियस था, प्रोडक्ट न्यूक्लियस वो टारगेट न्यूक्लियस से बिल्कुल डिफरेंट था, और जो हमारा आउटगोइंग पार्टिकल था डेट इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल।
अब इस इक्वेशन को, जो हमने नीचे इक्वेशन शो की है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। इन शॉर्ट हम शॉर्ट किस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, N714 इसको किस तरह से लिखे हैं नेक्स्ट, He24 H11 O817। अब हम पीछे इसका तरीका डिस्कस करके आए हैं कि इसमें क्या हुआ कि जो हमारा N714 है ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, इस पर हम फाल करवाते हैं हीलियम-24 को, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले N714 लिखा है ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है। He24 हमारा क्या है, डेट इज़ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। नेक्स्ट हमारा H11 क्या है, डेट इज़ आउटगोइंग पार्टिकल। और नेक्स्ट O817 मतलब ये हमारा ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस है। तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियस रिएक्टेंट साइड पे था, वो प्रोडक्ट साइड पे न्यूक्लियस बिल्कुल डिफरेंट आया, और जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था उससे हमारा आउटगोइंग पार्टिकल बिल्कुल डिफरेंट आया, ठीक है। ये हमारी है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। In this lecture, we have discussed 3 types of nuclear reactions. Remaining types are discussed in the next lecture. Thank you and Allah Hafiz.